नमस्कार, आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल का वक्त हो चुका है और देखिए आज फुल एंड फाइनल में हम दो बहुत बड़ी खबरें ले रहे हैं और उसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन दो सबसे बड़ी खबरें। एक तरफ भारत पाकिस्तान क्या एक बार फिर शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्या दोनों देशों के बीच एक नई दोस्ती की इबारत लिखी जाने वाली है, ये सवाल बहुत बड़ा है। हाल के दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है, सिंधु समझौते को लेकर पाकिस्तान से कुछ अधिकारी भारत आए हैं, एक अहम बैठक होने वाली है, तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और दूसरी बड़ी खबर, दुनिया भर में, भारत में भी कोरोना बहुत तेजी से एक बार फिर फैल रहा है। कहीं पर इसको थर्ड वेव कहा जा रहा है, कहीं पर सेकंड वेव कहा जा रहा है, लेकिन लब्बो लुआब ये कि जिस कोरोना को हमने कहा था खासकर भारत में कि हम इस पर जीत पाते दिख रहे हैं, वो कोरोना एक बार फिर से उभरता हुआ दिख रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे। लॉकडाउन की आशंकाओं के ऊपर भी हम बात करेंगे। दुनिया भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं लॉकडाउन के विरोध में, उस पर भी हम आपके सामने तस्वीरें और जानकारियां रखेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, और वो है भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई। 2 साल बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने टेबल पर होंगे। जी हां, आमने सामने मतलब सीमा पर नहीं बल्कि टेबल पर। 370 हटने के बाद दिल्ली में पहली मीटिंग होगी। सिंधु जल समझौते पर 23 और 24 मार्च को भारत पाकिस्तान की मीटिंग है और लद्दाख में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान को आपत्ति है। इसको लेकर, क्योंकि ये देखिए ये मीटिंग हर 2 साल में होती है, लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर से ये मीटिंग अभी हुई नहीं थी, लेकिन अब जब ये मीटिंग होने जा रही है तो इसको लेकर बहुत बातें कही जा रही हैं, बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, सिंधु नदी पर का जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। पंडित नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उधर जनरल अयूब खान जब हुआ करते थे, दोनों ने 1960 में समझौता किया था। लेकिन उसके बाद बहुत पानी बह चुका है इन सारी नदियों में, जो नदियां भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं। और अब जब एक बार फिर ये समझौता इसको लेकर जब बातचीत होने जा रही है, तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच में जो दूरियां पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं वो इस बातचीत के जरिए कम होंगी? जो अभी सीमा पर सीज फायर को लेकर दोनों देशों के एनएसएस के बीच बातचीत हुई और फिर 2003 का समझौता एक बार फिर से लागू किया गया, उसके बाद ये बातचीत, इसको लेकर हमारे साथ तमाम बड़े एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल पर देखते हैं इससे जुड़ी कुछ और बड़ी बातें, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको बताते हैं और फिर हम जानते हैं कि अपने एक्सपर्ट से कि वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें अब यूएई और सऊदी अरब के भी कुछ रोल सामने आ रहे हैं, उनको लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। पहले इसको समझिए, 2 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत। सिंधु नदी जल विवाद पर 2 साल बाद आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। सिंधु जल समझौते के तहत दोनों देशों को कम से कम एक बार बैठक करनी होती है, लेकिन 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटी उसके बाद से हर साल होने वाली ये बैठक नहीं हो रही थी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या ये बैठक अब वो उस बर्फ को तोड़ेगी जो 370 हटने के बाद जम गई थी। बैठक में लद्दाख में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की अनुमति पर पाकिस्तान आपत्ति जताने वाला है। असल में भारत को जो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भारत बना रहा है उस पर पाकिस्तान को आपत्ति है। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि भारत उसके पानी के अवरुद्ध करने की कोशिश करता रहा है। 6 नदियों में से 3 भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान को जो नदियां जाती हैं वो भारत से होकर जाती हैं। भारत उनका 20% इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारत इस पर अब कुछ और ऐसी चीजें कर रहा है जो उसको मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि संयंत्रों का निर्माण सिंधु जल संधि का उल्लंघन है जो भारत कर रहा है, ये पाकिस्तान का कहना है। पश्चिमी नदियों पर नई भारतीय परियोजनाओं पर बातचीत की जाएगी इस मीटिंग में, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, इस पर बात करने के लिए कौन कौन है मेरे साथ, मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है जो कि इतिहासकार हैं जाने माने, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये समझौता भी 1960 में हुआ था। तब से लेकर अब तक बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। 3 तो युद्ध लड़े जा चुके हैं, 65, 71 और 99 का। लेकिन इसके अलावा विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मनीष झा है मेरे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से। कासवर क्लास का हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। और जावेद गफ्फारी पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन विष्णु सर, आपसे शुरू करते हैं। विष्णु सर, पहले सीज फायर का 2003 वाला समझौता एक बार फिर से लागू हुआ और तब से सीमा पर उस तरह से सीज फायर का उल्लंघन नहीं दिख रहा है। अब सिंधु नदी जल समझौता, उसको लेकर जो हर साल मीटिंग होनी थी वो नहीं हुई, 370 हटने के बाद एक बार फिर से हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक नया इतिहास लिखे जाने की तरफ है ये दोनों देश? भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर 2 दिन शांतिपूर्वक हो वही इतिहास है, मैंने तो ये देखा है। ये क्या बात है? ये शांति अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अमन आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक भी इंसान की जान बचती है तो बहुत अच्छी बात है।
पर हकीकत यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ना तो आतंकवाद का सहारा छोड़ता है, ना अपना नुकसान करता है भारत का नुकसान करने के लिए, और ये लगातार होता रहा है। इस बार इनके जो हालात हैं काफ़ी बिगड़े हुए हैं, तो टैक्टिकल जो कहते हैं ये इन्होंने किया है। पर अगर इनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो आप इंडस वैली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं जी सर, इसमें सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया के इतिहास में इतनी उदार संधि कभी नहीं देखने को मिली है। जबकि अपर रिपेरियन स्टेट जो भारत है उसने 80% तकरीबन पानी पाकिस्तान को मुहैया किया। ना केवल पानी दिया, काफ़ी सारी रकम दी ताकि वो अपनी तरफ रेजरवायर्स बना सकें, कैनाल बना सकें। और हमको क्या मिला? सिरदर्दी और बहुत सिरदर्दी। जो इनके पानी वॉर हो गई सर, 3 तो वॉर हो गई। पाकिस्तानी जनरलों ने या पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उस समझौते के बाद 3 तो युद्ध छेड़े और तीनों बार मुंह की भी खाई, ये भी बात सही है। हमारे साथ जावेद गफारी जुड़ चुके हैं। जावेद गफारी, वेलकम टू TV9। आता हूं आपके पास, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, सिंधु जल समझौता और उसकी मीटिंग 2 साल से नहीं हुई 370 हटने के बाद। आपने तो बहुत ऐसे उसके बाद पूरा इतिहास भी काफ़ी बड़ा है इन दोनों देशों का। कितनी उम्मीद है एक इतिहासकार के तौर पर आपको, जो बात कह रहे थे अभी विष्णु सर की, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर 2 दिन शांति हो तो ये अपने आप में एक इतिहास है। कोई नया इतिहास लिखता हुआ देखते हैं आप इन दोनों देशों के बीच हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको देखते हुए? मेरे ख्याल विष्णु जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर 2 दिन शांति हो जाए तो नया इतिहास होगा, और मुझको कोई ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती है कि उनके साथ में ऐसा कोई नया इतिहास लिखा जा सके। मोदी जी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि रक्त और पानी जो है वो दोनों एक साथ साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को ये तय करना होगा कि वो रक्त बहाना चाहता है या पानी बहाना चाहता है। सर लेकिन पाकिस्तान तो शांति का राग अलाप रहा है। इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों उनमें से की बात कर रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है क्या उन पे? नहीं, देखिए उनका तो राग अलापेंगे वो, नहीं बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। मुझको पाकिस्तान के किसी भी उस पे, आप देखिए ये पानी वाला जो चक्कर है ये सन 47 से चल रहा है। उस समय जो भार्गव थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उठा के एक बार बंद कर दिया था इनका सारा पानी। 48 तक बंद रहा था जब पाकिस्तान ने हमला किया था, और उसके बाद में सीज फायर के बाद में इस पानी आपने बड़ी बात कह दी। मेरे साथ जावेद गफारी है, उन पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी क्यों गिर गई है कि उनके जो स्टेट हेड्स हैं, आर्मी हेड हैं, वो अगर इस बात को कह रहे हैं उसके बावजूद भरोसा नहीं हो रहा है, तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कारगुजारियां हैं, पाकिस्तान का इतिहास है? लेकिन उससे पहले एक वॉल ग्राफिक्स और दिखाते हैं आपको, फिर इस डिबेट को और ओपन करते हैं। हमारे जो 2 संवाददाता हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान में इसको लेकर क्या सेंस मिल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या बात कही जा रही है। क्योंकि जो सियासत के जो कॉरिडोर्स हैं उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, जो वहां से बातें निकल कर आती हैं ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन पहले भारत पाकिस्तान में क्या रिश्ते सुधर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, पूरी दुनिया इस पर निगाहें जमाई हुई है। आइए देखते हैं इस बारे में। सिंधु नदी जल मामले में 23 और 24 मार्च को दिल्ली में भारत पाकिस्तान की एक अहम बैठक होने जा रही है। 30 मार्च को ताज़ा जो ये बैठक है वो साल में एक बार जरूर होती है, दोनों देशों के बीच कम से कम एक बार बैठक होती है, लेकिन अभी तक 370 हटाने के बाद हर साल होने वाली ये बैठक नहीं हो रही थी। तो अब ये देखना है कि ये बैठक जो हो रही है क्या ये कोई संकेत है दोनों देशों के बीच जमी बर्फ के पिघलने का। बैठक में लद्दाख में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमति को लेकर पाकिस्तान आपत्ति जताने वाला है, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कह दी गई है, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है बात कि भारत जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो बना रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि भारत उसके पानी को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने ये बात कही है। और अब देखते हैं जब दोनों देश आमने सामने टेबल पर होंगे तो क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि संयंत्रों का निर्माण सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो बात तो शुरू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक आरोप के साथ पश्चिमी नदियों पर नई भारतीय परियोजनाओं पर बातचीत करेंगे, यह भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। मैं काश्वर आपके पास आऊंगा और पहले एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद फिर मैं जावेद गफारी और मनीष जी के पास जाऊंगा। काश्वर, पाकिस्तान में क्या सेंस है, क्योंकि पहले इमरान खान फिर जनरल बाजवा दोनों शांति का राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
आतंकी हमले पाकिस्तान के समर्थन वाले अभी भी हो रहे हैं, उसके बावजूद घाटी में आतंकवाद को पाकिस्तान अभी भी मदद दे रहा है। उसके बावजूद वो सारे आतंकी आका जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। गौरव, हम काफी अरसे तक सुनते रहे कि जब पॉलिटिशियन आपस में जो है ना अपने राब्ते बढ़ा लेते हैं, एक दूसरे से हट जाते हैं, तो उसके बाद क्रिकेट डिप्लोमेसी की हमने बातें सुनी थी। काफी अरसा ये चलता रहा और उसके बाद उसका चर्चा भी बंद हुआ। तो अब हम सुन रहे हैं वाटर डिप्लोमेसी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह आपने एक बात की अपने इंट्रो में, इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं उनमें पाकिस्तान आर्मी चीफ, उन्होंने जो बात भी कह दी, वो जनरल बाजवा हूँ, जनरल जिया हूँ, या जो भले जो भी हो, या जनरल क्या नहीं हो, तो उनकी बात को लेकर पाकिस्तान चलता है। अब 4 दिन पहले जो हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ ने ये बात की है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मेरा ख्याल है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी। अब 2 साल के बाद अब ये दोनों देश के जो लोग हैं वो वहां मिल बैठेंगे 23 और 24 को, भले नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कासर, हमारे साथ जो हमारे हिस्टोरियन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों पर या आर्मी चीफ की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार वो कई मंचों पर ऐसी बात कहते रहे हैं, लेकिन वो करते नहीं है वो चीज जो वो अपनी बातों में कहते हैं। मैं आता हूं कासर, मैं आपको मौका दूंगा, अभी आगे बात करेंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जानकारी दे अपने दर्शकों को। भारत पाकिस्तान ऐतिहासिक शांति समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक सीज फायर इंडो पाक शांति प्रयास का पहला कदम था, ये कह रहे हैं सूत्र, और दूसरा कदम दिल्ली और इस्लामाबाद में राजदूतों की बहाली थी, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो रखी थी। कश्मीर में से अनुच्छेद 370 हटने के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए थे दोनों देशों के बीच, जो अब बहाल हो रहे हैं। मनीष, ये तो बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर होगी अगर भारत और पाकिस्तान शांति समझौते की तरफ न केवल बढ़े बल्कि असल में उसको जमीन पर उतारें। क्या जानकारी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर शांति स्थापित होती है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। लेकिन फिर बात वही है, आप देखिए महज 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहते थे कि भारत हम पर हमला करने वाला है। अब 2-3 हफ्ते में उनको सद्बुद्धि आई और अचानक ही वो शांति का राग अलापने लगे। मुझे याद है कि विदेश मंत्री जयशंकर जब फॉरेन सेक्रेटरी होते थे तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तान इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप 48 घंटे बाद वो क्या करेंगे वो भी आप नहीं सोच सकते। ये अच्छी बात है कि 2003 के युद्ध विराम को पालन करने का उनकी तरफ से प्रस्ताव आया। हमने भी कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, सीमा पर बेवजह शहीदों शहादत नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए युद्ध विराम को दोबारा से लागू किया गया। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले पाकिस्तान को कुछ ठोस नतीजे लाकर दिखाने होंगे, क्योंकि देखिए हमारी तरफ से 2 बेंचमार्क है। पहली बात जो सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और दूसरी बात जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तो आतंक और बातचीत दोनों हम एक साथ नहीं कर सकते। टेरर अभी रुका नहीं है, उसकी खबरें हम अभी ये दिखाने वाले हैं, दर्शकों को बताएंगे कि आतंक घाटी में कैसे अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस ऐतिहासिक डील के बारे में और जानकारी आपको देते हैं कि क्या हम किसी ऐतिहासिक एक समझौते के करीब हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऐतिहासिक शांति समझौता होने वाला है? जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं ऐतिहासिक डील, क्या हम और करीब पहुंच चुके हैं? भारत पाकिस्तान के बीच एक तीसरा किरदार यहां पर दिख रहा है और वो है यूएई। इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इसको समझाते हैं आपको कैसे गल्फ कंट्रीज, एकदम से गल्फ कंट्री, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई हो, कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत अहम किरदार बनते जा रहे हैं। दशकों से भारत पाकिस्तान का अच्छा मित्र रहा है यूएई, और पाकिस्तान से उनकी दूरी कुछ बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में। अमेरिका तालिबान शांति वार्ता से पाकिस्तान बैकफुट पर है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को भी इसमें शामिल कर लिया है। यूएसए से अच्छे संबंध के लिए भारत से पीस डील चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि यूएसए से उनके संबंध बहुत खराब हो चुके हैं जब से वो चीन के करीब गए हैं। इमरान की कोरोना रिकवरी पर पीएम मोदी का ट्वीट एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जिस तरह से इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई और प्रधानमंत्री ने उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना की, वो कहीं ना कहीं बताता है कि क्या ये कोई डिप्लोमेसी है। इस ट्वीट के क्या और कोई संकेत हैं? पीएम मोदी की सुपरहिट डिप्लोमेसी आई, आप जरा ये समझिए। आप फिर चलते अपने मेहमानों के पास। क्या भारत पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों देशों के एनएसए मिले और फिर सीमा पर जो सीज फायर किया गया
उस जो 2003 का समझौता था उसको फिर से लागू किया गया। क्या भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने की दिशा में अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे के संपर्क में है? ये सवाल है। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। जावेद गफारी, मैं आपके पास आता हूं। जावेद गफारी, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता होने वाला है, ऐसी उम्मीद आपको भी है? और क्या वहां से आपको भी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है? गौरव, शुक्रिया, आपने बड़े दिनों बाद मुझे लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान का जो ये सिमत है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। अब आप इसको कोई भी एंगल दे दें, माशाल्लाह टीवी 9 की चलो अच्छी बात है कि वो सवाल कर रहा है, वो अपना साथ तजिया नहीं दे रहा। नहीं तो अभी इस चैनल में मैं परसों बैठा हुआ था, उन्होंने तजिया साथ दे के फिर सवाल किया कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरों को छोड़िए, जावेद आप अपना बताइए। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ शांति का राग अलाप रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे शांति बहाल हो? बिल्कुल, जमीन पर आपके सामने स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने पॉजिटिव काम हो रहे हैं वो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हैं। क्या काम हो रहा है बताइए? इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आखिरी काम कर रहा है पाकिस्तान शांति के लिए? हमला था वो स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था आज से कुछ 4-5 माह पहले, उसके बाद कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर सब अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव इशारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे भारत का लेना देना नहीं है। भारत में आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के बैठे आतंकी आका इन हमलों को अंजाम देते हैं, इनकी साजिश रचते हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैं आ रहा हूं कपिल सर, तुरंत आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। नहीं हो सकता, उसके जिम्मेदार आपके सिक्योरिटी इदारे हो सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं हो रहे, इसके हमारे सिक्योरिटी इदारों की वो है कि पाकिस्तान के अंदर वो अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अगर आपके पास हो रहे हैं हमले तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, आपके सिक्योरिटी इदारे हैं। उनको किस लिए आपने बनाया हुआ है? पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और आप कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है। FATF ने आपको ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं इसलिए क्योंकि आप आतंकियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है। कपिल सर, ओवर टू यू सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आ रहा हूं, जावेद गफारी में आ रहा हूं आपके पास। कपिल सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको पानी चाहिए तो पाकिस्तान में सारा बदलाव हो गया है हिंदुस्तान के खिलाफ। इनको वैक्सीन चाहिए तो सारा बदलाव हो गया है। इनको दाल रोटी चाहिए तो सारा बदलाव हो गया है। मुझे ये जवाब दे, एक सबूत दे कि कितने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंपों को इन्होंने बंद किया है, कितने आतंकवादियों को इन्होंने जेल में डाला है। एक्चुअली मैंने जो मुल्ला वहां पे गजवाए हिंद का प्रचार करते हैं रोज, उस प्रचार को कितनों ने रोका है? ये क्या तमाशा इन्होंने बना रखा है कि कटोरा इनके पास है, कटोरे में भरने के लिए ये लोग सही हो जाते हैं, और जिस समय हमारे खिलाफ ये सब चीजें होती है उस समय ये कहां चले जाते हैं? उस समय इनकी आवाज कहां चली जाती है जब इनका वो लाल टोपी वाला बोलता है कि हम गजवा हिंद कर देंगे? एक बार भी ये रोकते हैं उसको? एक बार आर्मी के इनके जो चीफ है बाजवा, वो कहते हैं इस बात को? इमरान खान ने एक को रोका है जब वहां पे लड़कियों को जबरदस्ती उठा करके उनका धर्म परिवर्तन करके विवाह कराया जाता है, उस पे बोलता है बाजवा? क्या बात करती है? किसका बेवकूफ बना रहे हैं? जवाब दीजिए जावेद गफारी, जवाब दीजिए। और जब तक इनके दिमागों में से ये जिहादी मानसिकता नहीं निकलेगी, इनको कहें कि ये सर जवाब इस तरह की चीजें नहीं होती, नेगेटिव बात ना करें। कोई लड़कियों को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। मैं जगह जगह पे जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में घूमता हूँ, वहां पे कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती। जिस दिन मुझे नजर आएगी उस दिन मैं क्या बात कर रहे हैं जावेद जी? अभी इसी बुलेटिन में प्रूव हो जाएगा, अभी इसी बुलेटिन में प्रूव हो जाएगा जावेद गफारी कि वहां पर हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती उठाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और उनके खिलाफ जो लोग ये करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। कासवर होता है नहीं होता? बताइए, पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती ही नहीं आती? आप भेजते हैं कि नहीं भेजते? बताइए। रुकिए जावेद गफारी, मेरा ख्याल है कि जावेद गफारी साहब को तो मैं जवाब देना मेरा नहीं बनता, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये शर्म का मकाम है, ये शर्म का मकाम है। और हम अभी तक ये जो लड़कियां अगवा हो जाती हैं या इवन के उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में हमारी झकसाई होती है। तो ये तो चल रहा है पाकिस्तान में। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन मीडिया को, इंडियन दोस्तों को, कि कम से कम जब वो वाह मचाते हैं तो हमें अपनी गलतियां नजर आती हैं, यहाँ पे हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जवाद गफारी साहब का पॉइंट अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन बड़े शर्म का काम है हमारे लिए कि हम अभी तक इस चीज को खत्म नहीं कर पाए। यहाँ पे तो सिख बच्चों को यही सवाल है कि अगर पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है तो शांति के लिए वो जमीन पर कर क्या रहा है? मैं आऊंगा आपके पास, विष्णु सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वॉल पर चलते हैं और फिर बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी की
डिप्लोमेसी, सुपर हिट डिप्लोमेसी क्या है? आइए जल्दी से चलते हैं। जावेद गफारी सुनिएगा, फिर आऊंगा आपके पास। मुझे आपके पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। आपको जो चीज दिखाई नहीं देती वो पूरी दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन क्या ये आपको दिखाई दे रहा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं? एलएसी पर चीन को अपनी सीना पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक सुपरहिट डिप्लोमेसी थी। आगे देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर शांति स्थापना के लिए सीज फायर समझौता जो 2003 में तो हुआ था, लेकिन लगातार उसका उल्लंघन हो रहा था, एक बार फिर से लागू किया गया है। पीएम मोदी की कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया भर के देश मुरीद हो चुके हैं। कल ही बताया गया है तो यहां पर हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कि 7 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है दुनिया भर के देशों को वैक्सीन की। भारत अमेरिका के बीच के रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील, अमेरिका रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ। अभी अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत में थे और बड़ी गर्मजोशी से बात हुई है भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच। अमेरिका ने भारत को अफगान शांति वार्ता में शामिल किया है, जिससे पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि भारत इसका पार्ट बने। रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान के साथ भारत भी इस इलाके की शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा होगा और भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। भारत के लिए ये बहुत अहम था और ये भारत की एक बड़ी जीत है। विष्णु सर, देखिए, डिप्लोमेसी भारत की हाल फिलहाल में जिस तरह से चल रही है वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, अफगान समझौते में भारत शामिल हुआ है, सीज फायर उल्लंघन को फिर से लागू किया गया है, वैक्सीन गुरु भारत बन चुका है। क्या ये सब देखते हुए पाकिस्तान कहीं बैकफुट पर है क्या? और उसको लगता है कि नहीं, अब शांति का ही एक रास्ता बचा है, वरना भारत से तो हम अगर दुश्मनी मोल लेंगे तो और हमारा नुकसान ही होगा। गौरव जी, मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि जो आपने कहा कि पाकिस्तान देर आए दुरुस्त आए, अगर समझ जाते हैं ये कि जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है उससे इनका भी नुकसान है और बाकी देशों का भी नुकसान है, भारत का भी नुकसान है। और नुकसान की हद ये है कि किसी ज़माने में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा अमीर होता था, पर अब सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस पे हर तरह से इनको चोटें पहुंची हैं। तो हमारी तो कोशिश लगातार यही रहती है। आपको याद होगा कि पिछले मार्च में जब वर्चुअल सार्क समिट हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था। हमारा तो सदैव ये उम्मीद होती है कि हम बिल्कुल, तो भारत ने हमेशा कहा है कि शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन टेरर और टॉक एक साथ कैसे करें, और कर भी नहीं सकते। मेरे पास समय बहुत कम है। जावेद गफारी, 20 सेकंड का एक रिएक्शन, क्या आप अपने हुक्मरानों को कहेंगे कि जिस शांति का राग वो अलाप रहे हैं उसके लिए कुछ करके भी दिखाएं? गौरव, अपने हुक्मरानों को तो क्या कहूं, मेरे हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, जब उन्होंने संभाला था तब भी नरेंद्र मोदी आगे नहीं बढ़े थे। उन्होंने कहा था 1 स्टेप आप चलेंगे, 2 स्टेप हम चलेंगे। अभी दोबारा इमरान खान ने 2.5 साल बाद रिपीट किया कि हम एक आतंकी पकड़ा है आपने, एक आतंकी कैंप बंद किया है आपने। आप सन 47 से यही कर रहे हैं, आप सन 47 से यही कर रहे हैं। चीजें होती नहीं है। कितनी बार हम आपके झांसे में आने वाले नहीं है, होती नहीं है, आपके झांसे में आने वाले नहीं है। आप अपनी जिहादी मानसिकता को बदलिए, मानसिकता को बदलिए। कपिल सर एक मिनट। जावेद, मैं आपसे बहुत अच्छे से पूछ रहा हूं। जावेद सुनिए, जावेद फैक्ट्स पे बात करते हैं। इमरान खान ने अगर कहा कि 1 कदम आप लेंगे तो 2 कदम हम लेंगे, वो 2 कदम इमरान खान ने कौन से लिए बताइए ना? वो 2 कदम कौन से हैं जो इमरान खान ने लिए शांति बहाली के लिए? आपने भी तो 1 स्टेप नहीं लिया ना, आपने स्टेप लेना मतलब ये शांति का राग सब जुमला है, ये शांति का राग सब केवल फालतू का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। भारत ने तो साफ स्टैंड लिया हुआ है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे। पॉजिटिव जा रहा है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर पॉजिटिव उठ रहा है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जावेद गफारी की पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए, पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए। कपिल सर कुछ बोल रहे हैं। कपिल सर क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये झांसे बहुत हो चुके हैं। इनकी एक मानसिकता है जो बच्चे को मदरसे से पढ़ाई जाती है काफिर की, हिंदुस्तान के खिलाफ। इनकी फौज जब वो ट्रेनिंग करती है ना, तो जो सामने टारगेट बनाया जाता है ना, उसमें ये सरदार या हिंदू की फोटो बनाते हैं। चलिए, मुझे लगता है ये जो यही बात अगर जावेद गफारी अपने हुक्मरानों को समझा दें और उनको सद्बुद्धि आए, शांति की बात के साथ साथ जमीन पर भी वो शांति के लिए काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है। शांति होनी चाहिए पड़ोसियों में। अगर शांति नहीं है तो दोनों देशों को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये जो टेरर एंड टॉक की जो बात भारत की तरफ से कही, दोनों साथ नहीं जा सकते। क्या पाकिस्तान इसको समझेगा और शांति क्या दोनों देशों के बीच
शांति को लेकर कोई बैक ट्रैक, कोई बातचीत हो रही होगी तो टीवी 9 आपको सबसे पहले उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और एक बड़ी खबर जो दूसरी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था वो कोरोना से जुड़ी हुई, उस बारे में बात करते हैं। कोविशील्ड की दूसरी डोज पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए वक्त बढ़ाया गया है। दूसरी डोज के लिए वक्त 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। अब देखिए, पहले 28 दिन का वक्त था दूसरी डोज का, यानी 4 हफ्ते का, लेकिन अब यह वक्त बढ़ाकर 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। क्यों किया गया है वक्त, सीधे जानते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन से। कुमार, इसके पीछे क्या कारण है वक्त बढ़ाने का? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स आई थी इसको लेकर और कुछ ऐसा जो शोध किया गया था जिसमें पाया गया कि यदि इसके दायरे को बढ़ा दिया जाए डोजेस को तो इसकी इफिकेसी और इम्यूनोसिटी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। और उस रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो कोविशील्ड है, ना कि कोवैक्सीन, दोबारा से मैं कहना चाहूँगा, कोविशील्ड वैक्सीन का जो है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन का जो दायरा है उसको बिल्कुल और इस दायरे को जो है बढ़ा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस दायरे को बढ़ाने से जो इफिकेसी और इम्यूनिसिटी है वो पहले से ज़्यादा होगी। हालांकि अभी ही जो है 71% इफिकेसी की बात की जा रही है। आगे इफिकेसी बढ़कर कितनी होगी इस पे पूरा रिपोर्ट तो नहीं दिया गया है। नहीं तो फिर मुझे कुमार एक चीज और बताइए जल्दी से, जिन लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन अभी लग चुकी है और जो दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो भी इसी दायरे में आएंगे या जो जिनको पहली डोज अब दी जाएगी उनके लिए है ये बात? नहीं, जिन लोगों को पहली डोज पड़ चुकी है और दूसरी डोज के इंतजार में है उन लोगों पे भी ये पूरा मामला सामने ये पूरा मामला जो उसमें आएंगे। और जो आने वाले दिनों में जिनको वैक्सीन लगेगी उसके ऊपर भी, मतलब यदि आपने पहली डोज लगाई है मान लीजिए कि 25 तारीख को और उसके 28 दिन को कैलकुलेट करके आप इस इंतजार में बैठे हैं कि अब आपको दूसरी डोज लगेगी, तो अब आपको 28 दिन नहीं बल्कि जो प्रेस्क्राइब टाइम दिया गया है उसके तहत आपको ये वैक्सीन। ठीक है कुमार, आप रहिए, आपसे कुछ और भी बड़ी बातें मुझे पूछनी है, अपने दर्शकों के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। जनता कर्फ्यू के आज 1 साल पूरे हुए हैं और आज ही के दिन टीवी 9 की एक बहुत बड़ी पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा था। एक बिल्कुल नई पहल, महामारी के बीच टीवी 9 ने सबसे पहले शुरू की थी घर से एंकरिंग। और आप देखिए, हम सब, मैं और मेरे तमाम सहयोगी, मेरे कॉलीग्स, हमारे संवाददाता जो वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, हम अपने घर से एंकरिंग कर रहे थे इस महामारी के बीच, क्योंकि महामारी के से भी बचना है और काम को भी करना है, रुकना नहीं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी फर्ज को निभाते रहना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीवी 9 के इस प्रयोग को सराहा था, तारीफ की थी। पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, उसको लेकर आज सभी उस कर्फ्यू को याद कर रहे हैं। सब ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का साथ दिया था। और लेकिन इस बीच हमने सोचा था कि अगले साल जब हम ये बात कर रहे होंगे तो हम कोरोना से पार पा चुके होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देश में फिर से हर दिन रिकॉर्ड बनाने लगा है कोरोना और 24 घंटे में करीब 47,000 नए केस सामने आए हैं। 212 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव के बीच बंगाल में कोरोना के 422 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान, पंजाब, MP, इन राज्यों समेत देश के 10 राज्यों में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और करीब 85 जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कोरोना की वजह से 20 महानगरों में हालात एक बार फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब हैं महाराष्ट्र में, वहां पर 30,000 के करीब केस अकेले आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि वहां की गंभीरता को बता रहे हैं। आइए जल्दी से इस बारे में और जानकारी देते हैं आपको। जनता कर्फ्यू का 1 साल पूरा हुआ, लेकिन कोरोना अभी भी हम सब के बीच है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है। सवाल यही है कि कोरोना से इस लड़ाई में अब हम और क्या लापरवाह हो गए हैं। देखिए, हम आपको यहां पर इस मैप के जरिए और यहां पर जनता कर्फ्यू का 1 साल अभी भी देश का क्या हाल है ये हम बता रहे हैं। आप देखिए, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा हालात कहां पर खराब हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब है महाराष्ट्र के, 30,535 केस अकेले इस सूबे में हैं। उसके बाद आप देखिए, पंजाब 2600 के आसपास केस, दिल्ली में 800 के केस, महाराष्ट्र में 1300, कर्नाटक में 1700, तमिलनाडु में 1200। ये इतनी संख्या नहीं है, केरल में कम संख्या है इसमें, और गुजरात में 1500 के आसपास केस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हालात कैसे वहां खराब हो रहे हैं। और इसीलिए अब कई राज्यों ने अपने कई शहरों में लॉकडाउन लगाए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाए हैं और कोशिश वो कर रहे हैं कि फिर से इस कोरोना की महामारी को फैलने से रोका जाए। लेकिन 40,000 करीब 43,000 के आसपास के केस अभी भारत में 24 घंटे में अगर रिकॉर्ड किए गए हैं, तो ये बता रहा है कि कोरोना एक बार फिर से अपना फन उठा रहा है। आइए, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे उन राज्यों का हाल जानते हैं।
हमारे साथ कुमार कुंदन को आपने देखा, वो दिल्ली से हमारे साथ है। इसके अलावा मुंबई से अश्विनी पांडे हमारे साथ हैं। पहले महाराष्ट्र का हाल जानते हैं, फिर और अपने दूसरे संवाददाताओं के पास चलेंगे। अश्विनी, क्या हाल है इस वक्त मुंबई में कोरोना को, या कहें महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर? और एक तो वहां 100 करोड़ की जो वसूली कांड चल रही है, सरकार पूरी उसमें बिजी लगती है, तो कोरोना को लेकर कहीं कोई ढिलाई तो नहीं सरकार की तरफ से, या हो रहा है काम वहां कोरोना को रोकने के लिए? जी देखिए, जो काम कोरोना की रोकथाम के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं, और यही वजह है कि कोरोना की जो महामारी है वो एक बार फिर से 2020 में जिस तरह से पैर पसार रही थी उसी तरह से एक बार फिर से स्पीड पकड़ रही है। 30,000 से ज़्यादा मामले कल जो है कोरोना के आए हैं। इससे साफ होता है कि जो पूरे देश में जो आंकड़ा आ रहा है उससे करीब 60% 60 से 70% के आसपास जो आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र में हैं। तो बहुत चिंता का विषय है। और मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में जो आंकड़ा 250-300 के आसपास पहुंच चुका था दिसंबर जनवरी के आसपास, वो आंकड़ा 3,700 तक पहुंच चुका है। मुंबई में जो है करीब 1.5 करोड़ की आबादी है, और ऐसे में इस शहर में अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो इसका दोगुना बढ़ने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत सोचने वाली बात है अश्विनी। प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं। अश्विनी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेदांता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर रजनीश कपूर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने भी ये सोचा था सर? इस बीच मकरंद काले और मोहित हमारे दो संवाददाता, मकरंद भोपाल से और मोहित हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर कपूर, क्या आपने सोचा था कि 1 साल जब जनता कर्फ्यू का पूरा होगा तो एक बार फिर से वही चिंता हमारे जहन में होगी कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए गौरव, इसमें सोचने वाली बात तो है, क्योंकि ये तो हमें पता था अभी कोविड जो वायरस है वो इतनी आसानी से एलिमिनेट नहीं होगा, इतनी आसानी से ये पैंडेमिक को हम पार नहीं जा पाएंगे। पहले दिस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर दैट व्हेनेवर कोई क्राइसिस आता है तो क्राइसिस के लिए सब लोग जुट जाते हैं। सो इनिशियल 6 months 8 months आवर रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड। हम सब ने एटलीस्ट 90% लोगों ने इस सब का बहुत अच्छे से पालन किया। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बट जैसे ही लगा भी थोड़ा सा वो बेटर हो रहा है, सब वो कोविड इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ चले गए। सब ने बहुत लूज छोड़ दिया अपने आप को, चाहे वो पार्टीज हैं, चाहे गेट टुगेदर्स हैं। अभी आप देखें, कहीं बाहर निकल जाइए, आप यहाँ देखिए, कुछ मैचेस स्टार्ट हुआ, अहमदाबाद में मैचेस हो रहा था, तो आई वाज सीइंग मतलब सर, आपकी बात का तो मतलब यही है कि हम सब जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने इतनी लापरवाही बरत दी है, हम लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कोरोना की सावधानियों के प्रति। अगर कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है तो हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। देश की कई जगहों पर कोरोना ने होली का रंग एक बार फिर फीका कर दिया है। तो हम सब नहीं चाहते थे होली खेलना, लग रहा है, क्योंकि हम सब ने सावधानियां नहीं बरती, और अब होली का रंग एक बार फिर से फीका हुआ है पिछले साल की तरह। कोरोना की वजह से होली समारोह पर प्रतिबंध लगा है देश के कई राज्यों में। गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा के कई शहरों में प्रतिबंध लगा है। दिल्ली में भी सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर रोक लगा दी जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आह्वान किया है, मेरी होली मेरा घर। होली को लेकर राज्यों में कई सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मकरंद काले के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले होली पर कोरोना संकट देख लीजिए, समझ लीजिए, बिग वॉल ग्राफिक्स पर समझ लीजिए। उसके बाद फिर चलते हैं हम अपने संवाददाता मकरंद काले के पास, क्योंकि वहां पर भी अब होली को लेकर कुछ वहां पर सख्ती बरती गई है, होली मनाने को लेकर या होली को सार्वजनिक तौर पर खेलने को लेकर। मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा में सार्वजनिक होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगा दिया गया। दिल्ली में होली समारोह पर प्रतिबंध की तैयारी है। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी मीटिंग में इसको लेकर चर्चा हुई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने मेरी होली मेरे घर का नारा दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग बाहर निकलें और कोरोना से संक्रमित हों। गोवा में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। एक बार फिर से वही सारे हालात पिछले 1 साल पहले जो आप सब सुन रहे थे, बिल्कुल वही हालात। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यही सारी, ऐसा लग रहा है कि हम 1 साल की खबरें रिपीट कर रहे हो, क्योंकि कोरोना के समय बिल्कुल यही चीजें हो रही थी। राजस्थान में एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। महाराष्ट्र में तो मॉल्स तक में एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। बाहर तादाद तय कर दी गई है कि इतने से ज्यादा लोग एक मॉल में जा नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपको हम लॉकडाउन का क्या संकट है, कहां कहां लॉकडाउन लग गया है, कहां कहां नाइट कर्फ्यू लग गया है, समझिए। नागपुर में 31 मार्च तक, इंदौर में रविवार, जबलपुर में रविवार और भोपाल में रविवार, वीकेंड में वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है
3 शहरों में मध्य प्रदेश में। ये लॉकडाउन का संकट आप समझिए, कहाँ नाइट कर्फ्यू और कहाँ लॉकडाउन का संकट यहाँ पर अब आ चुका है और कहां और आ सकता है ये किसी को नहीं मालूम। जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे फैसला ले लिया जाएगा। नाइट कर्फ्यू की लिस्ट तो बहुत लंबी है। आप देखिए 1 2 3 4 5 करीब 25 से 30 शहर हैं अलग अलग राज्यों के जहां पर ये नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चलिए मकरंद काले के पास चलते हैं। मकरंद, भोपाल में आप देखिए होली तो बता दिया गया कि मेरी होली मेरा घर, लेकिन क्या इतने से बनता है? मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां दिख रही हैं? एक बार फिर से वही चीजें जो साल भर पहले हो रही थी। देखिए, हम इस समय राजधानी भोपाल में ही बाजार में मौजूद हैं और बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब दोबारा कल ही लॉकडाउन खुला है और आज कल ही लॉकडाउन हुआ है 1 दिन का, और उसके बाद आज फिर से बाजार में लोग बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं। हम इस समय कलर मार्केट में ही हैं और यहाँ पर हम ये जानने के लिए आए हैं कि होली का रंग क्या इस बार हर साल की तरह है, और यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं एक दुकान में। क्या स्थिति है आप इस बार जो आप होलसेल करते हैं कलर का, होली की क्या स्थिति है इस बार, क्या देख रहे हैं कलर को लेकर? इस बार चूंकि ये नया डबल से कोरोना जो घोषित कर रही है गवर्नमेंट, इस कारण काफ़ी सेल डाउन है क्योंकि लॉकडाउन लगा चुकी है संडे को। और अभी रिटेल वालों को कंफ्यूज होंगे कि ऐसा नहीं गवर्नमेंट फिर रोक लगा दे, जिससे सेल डाउन हो जाए। कितना सेल डाउन हुआ है? तकरीबन 75% सेल डाउन हो चल रही है। चलिए मकरंद में व्यापारी आ रहा है क्या लेने के लिए? नहीं, मकरंद चंडीगढ़ का भी हाल लेते हैं। मकरंद में आऊंगा आपके पास, अगर समय बचता है, समय कम है। चंडीगढ़ का भी हाल लेते हैं। आप विजुअल्स दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। मोहित, चंडीगढ़ में भी वही हालात जो हम साल भर पहले बात करते थे। मुझे तो लग रहा है कि मैं साल भर पहले वाले मुद्दे पर एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या था आपको? पंजाब में तो हालात वैसे भी और खराब होते दिख रहे हैं। वहाँ लगातार कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वहाँ क्या हालात हैं? देखिए, पंजाब में लगातार 2500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड ये है, जो आला अधिकारी कह रहे हैं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये चिंता जता चुके हैं कि एक दिन में रोजाना 3000 नए मामले सामने आने का जो सिलसिला है वो अगले हफ्ते तक शुरू हो सकता है। इसीलिए सख्त हिदायतें दी गई हैं। होली को लेकर कोई खास तरह के अभी तक ऐलान तो नहीं किए गए हैं, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि वो अगर अपने घर में कोई भी सोशल गैदरिंग कर रहे हैं तो उसमें 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे ना हो। इसके अलावा अंतिम संस्कार हो, शादी समारोह हो या कोई और भी फंक्शन हो, उस सब के लिए सिर्फ 20 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। ये सख्त गाइडलाइन जारी किए गए हैं पंजाब सरकार की ओर से। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले 1 से 2 दिन में होली को लेकर भी कुछ निर्देश जारी हो कि लोग सड़कों पर आकर हुल्लड़बाजी ना करें और ज्यादा उत्साह में ना है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें कि वहां क्या निर्देश आते हैं होली को लेकर, लेकिन दुनिया भर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू या सख्तियों को लेकर अब विरोध भी बहुत शुरू हो चुका है। आइए आपको जल्दी से इस बारे में एक खबर दिखाते हैं। दुनिया भर में फिर से कोरोना और लॉकडाउन का संकट गहरा गया है। इटली में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। कनाडा में लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लंदन में लॉकडाउन का लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें देखिए आप। स्कॉटलैंड में लॉकडाउन के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। तो लोग अब नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, लेकिन सरकारों के पास आखिर चारा क्या है? सरकारें बढ़ते हुए कोरोना के संकट को कैसे रोकें और क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है? डॉक्टर कपूर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। क्या लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा हो सकता है इस कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकने का? चलिए ठीक है, लॉकडाउन हम बात करेंगे डॉक्टर कपूर से, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें दुनिया के अलग अलग देशों की, बड़े बड़े देशों में किस तरह से लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि चारा क्या है? अगर कोरोना के संकट को, कोरोना के खतरे को रोकना है तो और क्या तरीका हो सकता है? इतनी बड़ी आबादी वाला देश, आखिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी एक सवाल है। देखिए लॉकडाउन के खिलाफ कहां कहां संग्राम हो रहा है। इटली, नए केस 20,000 से ज्यादा वहां पर आ चुके हैं, जो बता रहा है कि एक बार फिर से इटली में भी वही हालात बन रहे हैं जो पिछले साल बन रहे थे। याद करिए, इटली, स्पेन, यूरोप के ये वो देश हैं जहां कोरोना ने सबसे पहले सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। लंदन 5,312 केस, 24 घंटे में 33 मौतें और एक्टिव केस 5 लाख के आसपास हैं उनके यहाँ। कनाडा में 3200 के आसपास केस आए हैं, 33 मौतें हुई हैं 24 घंटों में, 35,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं उनके पास। तो और वहाँ लॉकडाउन को लेकर मंथन हो रहा है। यहाँ भारत में तो 43,000, 45,000 के आसपास केस आने शुरू हो गए और पार्ट्स में, टुकड़ों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगने शुरू हो गए। हम सबको अब इसके लेकर सचेत होना ही पड़ेगा, वरना लॉकडाउन अगर आया तो बहुत खराब होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सभी आप तमाम सहयोगियों का। डॉक्टर कपूर आपका बहुत शुक्रिया। फुल एंड फाइनल में आज बस इतना ही।
कोरोना से खुद को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए और तमाम जो उसके लेकर बताई गई हैं सावधानियां उनको बरतिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।